हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर्स ने उस लड़की को मार दिया है और वो अपने टेंटिकल से उस लड़की की लाइफ एनर्जी को चूस रहा है। उसने उस लड़की की पूरी एनर्जी को चूस लिया है। उस लड़की की बॉडी धीरे धीरे फेड होने लगती है। वो दांत दिखाकर हंस रहा होता है। उसके सामने हारू होती है, जो डर के मारे वहीं गिर जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। वो मॉन्स्टर दांत दिखाता हुआ हारू की तरफ ही हमला कर देता है। तभी हारू अपनी आंख बंद कर लेती है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स चारों तरफ फैल गए हैं। हारू अपनी आंखें खोलती है। वो सोचती है कि मुझे क्या हुआ, पर मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन हम देखते हैं कि एक कुल्हाड़ी उसके कोर को तबाह कर चुकी होती है। वो कुल्हाड़ी हमारे मेन कैरेक्टर ने ही मारी होती है। उस अटैक से वो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज हैं। जो लोग घायल हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर उस बॉल की तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है और उसे छूता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो लोग चिल्लाते हैं कि हमें जो घायल है उन्हें जल्दी इलाज करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी मदद करना चाहूंगा। सब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। मेन कैरेक्टर थोड़ी देर बाद अपनी आंख खोलता है। वो देखता है कि वो बैंडेजेस से भरा हुआ है। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बैंडेजेस से कवर कर रखा होता है और उसके बगल में हारू सो रही होती है। डॉक्टर चिल्लाता है, कहता है, हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थे। क्या तुम्हें अब आराम है? वो बच्चा सोचता है, ये बैंडेजेस किसने की मुझे? क्या ये डॉक्टर था जिसने मेरा इलाज किया? वो उन बैंडेजेस को अपने हाथों से तोड़ देता है। वो डॉक्टर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये जो चोट तुम्हारे लगी है, इतनी जल्दी ठीक हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। किसी भी चोट को रिकवर होने में बहुत समय लगता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी कुछ अलग है। यह बहुत जल्दी हील हो चुका है। तभी वो चश्मे वाला आदमी कहता है कि ओ, क्या तुम जाग चुके हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबकी जान बचाई। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए लड़ा। तभी वो सोचता है कि उस अजीब से आदमी का क्या हुआ। क्या वो लड़ाई करते हुए मारा गया? तभी वो पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी जिंदा इंसान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी उसके मुंह से खून की खांसी निकलती है। तभी लोग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बुरा आदमी है। तभी वो तभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो दूसरों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ? लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो कहते हैं कि तुम उस गुंडे को फॉलो करते थे, हमें लगा तुम उसके सबॉर्डिनेट हो। वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता और मैं एक बुरा आदमी भी नहीं हूँ। तुम्हें सभी लोगों ने चिकन बॉम्ब का नाम दिया था। वो कहता है कि क्या? चिकन बॉम्ब नहीं, मेरा नाम मोहॉक है। तभी हम देखते हैं कि हारू जाग चुकी होती है और वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सभी लोग कहते हैं कि हारू तुम्हारा ख्याल रख रही थी जब से तुम बेहोश हो। इसने तुम्हारी बहुत मदद की। वो कहता है कि तुम घायल नहीं लग रही, तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि यह मेरी मर्जी है। तभी डॉक्टर पीछे से कहता है कि तुम्हें हारू को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब तुम बेहोश थे तो इसने ही तुम्हारी मदद की थी। तभी हारू कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, इस लड़के को तो मेरा नाम भी याद नहीं। तभी पीछे से मोहॉक कहता है कि हाँ मेरे को याद है, इस लड़की ने तुम्हारी पिछले 2-3 दिनों से, जब से तुम बेहोश हो, जब से ये तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारे जख्म साफ कर रही है। तभी वो लड़की उसकी तरफ देख के चिल्लाती है, कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो मोहॉक कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। ये मॉन्स्टर के सामने इतनी तेज भाग रही थी
जैसे कोई भूत भाग रहा हो। इसकी स्पीड इनक्रेडिबल थी। मैं तो अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया, इसकी स्पीड इतनी तेज थी। तभी वो लड़की अपना घाव जो उसके माथे पर लगा होता है उसे छुपाती हुई वहां से चली जाती है। तभी वो मोहॉक सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं तो सिर्फ इसकी तारीफ कर रहा था। तभी वो वहां से चली जाती है। जाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और सोचता है कि वही लड़की जो पहले मारी गई, उसने मुझे बताया था कि मुझे सभी लोगों पर सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। और वो लड़की तो यहाँ तुम्हारे साथ ही आई थी, तो तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए। तभी वो कहता है, हारू, क्या यही तुम्हारा नाम है? वो लड़की कहती है हाँ, और वहां से चली जाती है। एक चश्मे वाला बच्चा आता है और बोलता है कि सारे सर्वाइवर्स की टोटल काउंटिंग 12 बची है। हमने 43 डेड बॉडीज को रिकवर किया है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि यह कितना खौफनाक है, हमने अपने 80% लोग यहीं खो दिए। वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक थे, उन्होंने सभी लोगों को मार दिया। तभी वो चश्मे वाली लड़की कहती है 78% करेक्ट आंसर है। वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि हमने बॉडीज को इकट्ठा करते हुए यह देखा कि जो भी लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं उनकी बॉडी धीरे धीरे ग्रे हो गई है। इसका मतलब मॉन्स्टर्स ने उनकी बॉडी के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्या मॉन्स्टर कितना डिस्गस्टिंग है। ये मॉन्स्टर तो बॉडीज के अंदर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मॉन्स्टर के बारे में गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, पर अभी तक लगता नहीं कि गवर्नमेंट भी सरवाइव कर पाई होगी। चश्मे वाला आदमी कहता है, मैंने सडनली एक देखा है आसमान में, वो आसमान से आए थे सारे मॉन्स्टर्स। हारू कहती है, इसका मतलब वो एक एलियन हो सकते हैं। एक आदमी कहता है, सभी लोग सुनो, पहले हमें यह करना चाहिए, इस लड़के के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं ये लड़का कौन है और इसे कैसे पता मॉन्स्टर को किस तरीके से मारा जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों के बीच में कुर्सी पर बैठा होता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एपोकलिप्स से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ली है अपने डैड से। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। क्या आप में से कोई भी पहचान सकता है इस पिक्चर में ये जगह कौन सी है? एक लड़की कहती है, मैं सच में बताऊं तो यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक पिक्चर से पता करना ये कहाँ की है, यह बहुत मुश्किल है। और ये कोई ऐसी कहानी भी हो सकती है जो तुम थोड़ी देर में बना लो और हम तुम पर भरोसा कर लें कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक बेसमेंट में ट्रेनिंग ली है और तुम्हें पहले से ही पता था कि एपोकलिप्स आएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे पता था कि यह मेरा भरोसा नहीं करेंगे। पर वो लड़की कहती है, पर जिस तरीके से तुमने इन मॉन्स्टर्स को मारा और हमारी जान बचाई, कोई तुम्हारा भरोसा ना करे, पर मैं तुम्हारा भरोसा जरूर करूंगी। तभी सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी एक चश्मे वाली लड़की पीछे से आकर उसके ऊपर घूंसा मारने की कोशिश करती है। वो उस घूंसे से आसानी से बच जाता है। वो कहती है कि तुमने सच में बच गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ली है और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तभी वो डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई। वो डॉक्टर भी कहता है कि मुझे इस बच्चे पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से इस बच्चे की बॉडी ने हील किया, इसकी उम्र में इस तरीके से हील करना कोई आसान बात नहीं है। और इसकी बॉडी पर इतने मार्क्स हैं कि किसी इंसान के शरीर पर होना आम बात नहीं है। तभी हारू सोचती है कि इतने सारे स्कार्स, इसका मतलब इसने बहुत ज्यादा सफर किया होगा उस बेसमेंट में। तभी वो कहता है कि ये मैंने बेसमेंट से भागने की कोशिश की है,
ये उसका नतीजा है। मुझे चोटें लगती रही और ये निशान मेरे शरीर पर रह गए। तभी हारू कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, पर वो कहता है नहीं, इन स्कार्स का मतलब है कि मैं लड़ा और मैंने अपनी जिंदगी में, ये मेरी मेमोरीज बन गई। तभी हारू भी इसे सोच देखकर हैरान हो जाती है। वो कहता है मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तभी उनमें से वो मोटा आदमी बोलता है कि तुम्हें पता था कि एपोकलिप्स आने वाला है, तो तुमने दूसरे लोगों को क्यों नहीं बताया? तुम्हें दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए था ताकि वो भी प्रिपेयर कर सकें। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि इंसान खतरनाक हैं और वो तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए उन पर भरोसा मत करना। लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरी मदद की, मुझे नहीं लगता कि जो भी डैड ने कहा था वो सच है। मुझे नहीं लगा कि इंसान इविल हैं, खासकर ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बुरा है। तभी वो लड़की कहती है कि चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जाता है। तभी मोहॉक कहता है कि तुम्हें हमें भी बताना चाहिए था उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि हम भी उन मॉन्स्टर को खत्म कर सकें और तुम्हारी मदद कर सकें। चश्मे वाला आदमी कहता है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जाता है। अगर तुम अपनी माँ को ढूंढ लोगे तो क्या करोगे? वो पीछे से मोटा आदमी कहता है कि यह इंफॉर्मेशन जान भी लेगा तो क्या कर लेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि कल यह जिंदा बचेगा भी या नहीं। बाहर मॉन्स्टर चारों तरफ हैं, सारी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। ये जगह जो हमें लगता था कि सेफ है, ये भी अब सेफ नहीं रही, क्योंकि यहाँ भी मॉन्स्टर आते रहते हैं और अटैक करते हैं। सारे रास्ते खराब हो चुके हैं और हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर घूम रहे होते हैं उस एंट्रेंस के बाहर, और वो कुछ पता नहीं किस वक्त उन पर अटैक कर दें। तभी मोहक कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत राशन है, हम यहाँ पर लंबे समय तक रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं राशन वाले कमरे में पूरा कमरा कोलैप्स कर चुका है और सब कुछ तबाह हो चुका है। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये साफ दिखा रहे हैं कि वो परेशान है। पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि यह कमरा भी अब नहीं है, इसका मतलब हमें राशन की सर्च करनी पड़ेगी। तभी वो चश्मे वाली लड़की चुपचाप से कुछ खाने का सामान उठाकर वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और अपना अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। डॉक्टर पूछता है कि सरफेस पर जाकर खाना कौन ढूंढेगा? मोहक कहता है कि तुम मुझे ले जा सकते हो। तभी वो चश्मे वाला आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। तभी उसका हाथ भी कांपने लगता है और उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी मोहक और डॉक्टर कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए भी सेम है, तुम भी अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए और तुम्हें अपनी बैंडेजेस को नहीं उतारना चाहिए, उसे दोबारा पहनो। डॉक्टर चश्मे वाली लड़की से पूछता है, तभी वो मना कर देती है। वो मोटा लड़का और वो स्टाइलिश दिखने वाली लड़की, वो भी मना कर देती है। वो कहता है कि कोई इडियट ही होगा जो सरफेस पर जाएगा। वो लड़की भी उससे एग्री होती है। एक हुडी वाला आदमी, वो भी मना कर देता है। डॉक्टर कहता है ये बहुत बुरा है, कोई भी यहाँ से राशन ढूंढने नहीं जाना चाहता। हम एक हफ्ते तक ही जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद हम हमें जाना ही पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है और बोलता है कि मैं जाऊंगा और राशन को ढूंढूंगा। वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं कोई दूसरा बेस भी ढूंढूंगा जहां पर हम जाकर सरवाइव कर सकें। वो कूदकर आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। एक लड़का और एक लड़की, वो भी उसके साथ जाने को कहते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह सेफ है और बाहर खतरा है और मॉन्स्टर हैं। वो लड़की कहती है कि तुम्हें देखकर हमारे अंदर भी जोश आ गया है, जिस तरीके से तुमने उन मॉन्स्टर को मारा इस एज में,
तुम हमारी उम्र के ही लगते हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली बनना चाहती हूँ और उन मॉन्स्टर को हराना चाहती हूँ। वो चश्मे वाला बच्चा भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुमने हमारी जान बचाई है, अब मेरा भी फर्ज है कुछ करने का। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर कुछ होता है तो तुम्हें भागना ही होगा वहां से। डॉक्टर पूछता है कि और कोई जाएगा? तभी हारू आगे आती है और कहती है मैं भी जाऊंगी। डॉक्टर बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या तुम सच में जाना चाहती हो? वो कहती है हाँ। वो लोग अपना अपना सामान पैक करके जाने को निकलते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का उन्हें देख रहा होता है, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है क्या हुआ? वो कहते हैं कि तो क्या तुम सच में ऐसे ही जाओगे? क्या तुम्हें कुछ पहनना नहीं चाहिए? तभी वो डिजाइनर लड़की पीछे से कुछ कपड़े लेके आती है और कहती है यह मेरी खुद किस्मती है कि मैं तुम्हें एक डिजाइनर कपड़े दे सकूं, क्योंकि यही मेरा काम है, मैं एक डिजाइनर हूँ। तभी वो मेन कैरेक्टर को कुछ कपड़े दे देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने यादों में चला जाता है। वो सोचता है कि बेसमेंट में मेरे को मेरे डैड सिर्फ यही कपड़े देते थे, सेम कपड़े जो हर बार फटने के बाद भी मुझे मिलते थे। तभी वो कहता है कि दिक्कत मत करो, यह कपड़े सब तुम्हारे लिए ही हैं, वहां सारे कपड़े सेम होते हैं। वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही सेम कपड़े मेरे भी हैं। तभी वो उन नए कपड़ों को जाकर पहनने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। तभी वो लड़की भी खुश हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि इस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी एक बेसमेंट में निकाली, इसके लिए बहुत कठिन होगा। तभी हारू उससे कुछ पूछने जाती है, लेकिन उसके सामने ही वो अपनी पैंट उतार देता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि हारू उसके सामने खड़ी होती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और चौंक जाते हैं। हारू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो शर्म से लाल हो जाती है। वो कहती है कि तुम बेशर्म हो और उसके ऊपर थप्पड़ मारने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अचानक ये मुझ पर अटैक क्यों कर रही है, और वो स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वो चश्मे वाला लड़का देख लेता है कि हारू के माथे पर एक स्कार है। वो जमीन पर गिर जाती है और अपना मुंह नीचे कर लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही? वो शर्म से चिल्लाती है कि तुम्हें पहले अपने कपड़े पहनने चाहिए। वो सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसान कैसे हैं। तभी वो कपड़े पहन लेता है। वो कुछ लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर को पता है यह जगह, यह कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। चश्मे वाला आदमी कहता है कि मॉन्स्टर ये जगह भी जान चुके हैं, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी वो चश्मे वाली लड़की कहती है कि वो यहाँ पर खाना पका रहे थे। ओ, मुझे एक लाइटर मिला, अब ये लाइटर मेरा है। मेन कैरेक्टर उसके बगल से निकलता है और बोलता है ये सब इसी की वजह से हुआ है, ये मॉन्स्टर आग से अट्रैक्ट होते हैं। चश्मे वाला आदमी और डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो ये मॉन्स्टर की एक काबिलियत भी है, ये आग से अट्रैक्ट होते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने इसे गलती से भी जलाया तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, जैसे पिछली बार आए थे। तभी वो डरकर उस लाइटर को हारू को दे देती है और कहती है यह मेरी तरफ से एक तोहफा है तुम्हारे लिए, और वहां से भाग जाती है। हारू कहती है ठीक है। चश्मे वाला बच्चा आता है और बोलता है तो तुम गैंगसेंग स्कूल से हो? हारू कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हें वहीं देखा है, तुम्हारे स्कार से मैंने तुम्हें पहचान लिया। जब तुम भागती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और मैंने तुम्हारी तरह तेज भागने वाली लड़की आज तक नहीं देखी। तभी वो सोचती है कि यह अच्छा नहीं है, ये स्कार, जब मैं स्कूल में जाती थी मुझे लोग कॉवर्ड कहते थे।
और मुझे लगता है कि मैं एक डरपोक हूँ। हम देखते हैं कि हारू स्कूल के बच्चों के बीच में जा रही होती है। तभी एक कार में उसके मॉम डैड उस पर चिल्लाते हैं कि माँ तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। और उसका छोटा भाई भी चिल्ला रहा होता है, हारू क्या तुम हमें सुन सकती हो? तभी वो सब लोग कहते हैं कि हारू कौन है। हारू अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह स्कूल में जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बहुत एनर्जेटिक चाइल्ड हुआ करती थी, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है, हम देखते हैं कि हारू को एक चोर ने बंदी बना रखा है और उसके सामने चाकू कर रखा है। हारू बहुत डरी हुई है। सभी लोग हारू के चारों तरफ खड़े हुए हैं। हारू उस चोर के हाथ पर काट कर वहां से भाग जाती है और गिर जाती है। तभी वो चोर पीछे से आता है और अचानक से चाकू से हारू के ऊपर अटैक कर देता है। हारू के सर पे एक बहुत बड़ा कट मार देता है, जिससे हारू वहां पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह बड़ी तेज चिल्लाती है और उसके सामने उसकी पूरी फैमिली होती है। वो कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो हारू। वो डर के मारे हांफने लगती है और वो कहते हैं कि चिंता मत करो, उस चोर को पकड़ लिया गया है। लेकिन वो अपने स्कार को देखकर उस चोर की इमेजिनेशन उसके सामने आ जाती है और डर जाती है। वो उस स्कार को अपने बालों से छुपा लेती है और स्कूल में जाती है। तभी वो कहते हैं कि तभी हारू उन बच्चों के बीच में बैठी होती है और उसे चारों तरफ सिर्फ वही आदमी दिख रहा होता है। वो बहुत बुरी तरह से डर रही होती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें डरावनी पिक्चरें तुम्हें सबसे ज्यादा क्या डरावना लगता है? हारू कहती है, मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी वो कहती हैं कि हम सिर्फ किसी मूवी की बात कर रहे थे। तभी वो शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि ग्राउंड में सभी लोग लाइन से खड़े हैं। उनका टीचर उन्हें रनिंग करवा रहा होता है। तभी हारू भी वहां पर खड़ी होती है। वो कहता है कि जब से हारू सोचती है कि जब से ये स्कार मेरे माथे पर आया है, तब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक मेरे साथ होने वाला है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। मेरे सामने सब कुछ वाइट हो जाता है। मुझे सिर्फ वो डरावनी फिगर दिखाई देती है जिससे मैं डर जाती हूँ। तभी उनका टीचर गन फायर करता है और बोलता है, रन। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। हारू भी धीरे धीरे दौड़ती है। वो सोचती है, जब भी मैं दौड़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो डर के मारे बहुत तेज दौड़ती है। वो इतना तेज दौड़ती है कि सभी लोगों को पीछे छोड़ देती है और सबसे पहले रेस फिनिश करती है। टीचर भी कहता है, वाओ, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सभी बच्चे कहते हैं, वाह, ये बच्ची तो बहुत तेज दौड़ती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो डर जाती है। टीचर कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पोटेंशियल देखा है, तुम एक एथलीट बन सकती हो। हारू सोचती है, मैं सिर्फ दौड़ पाई हूँ क्योंकि वो मेमोरी मेरे दिमाग में आ गई, और घबराने लगती है। फिर वो देख फिर हम देखते हैं कि उसने कई सारी ट्रॉफीज जीत रखी हैं। 2 सालों में उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, हेलो, क्या हम तुम्हारी पिक्चर ले सकते हैं? मुझे पता है कि तुम एक बहुत बढ़िया एथलीट हो। हारू कहती है, जी बिल्कुल, आप मेरी पिक्चर ले सकते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ। वो सेल्फी ले रहा होता है, तभी वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है। हारू की वो बैड मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और वो डर के मारे दूर कूद जाती है और हांफने लगती है। वो आदमी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, ऐसा क्या हुआ? हारू डर के मारे नीचे बैठ जाती है। वो आदमी वहां से चला जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है?
उसका टीचर कहता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो कभी कभार ऐसा करती है। जब नए नए लोग फेमस होते हैं तो उन्हें थोड़ा स्ट्रेस होता है। हम देखते हैं कि हारू अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसका डैड उससे पूछता है कि वो रिपोर्टर का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ कल सेल्फी ले रहा था। उसका छोटा भाई कहता है कि मैं भी एक रनर बनूंगा तुम्हारी तरह। जब भी तुम टीवी पर आती हो हम बहुत खुश होते हैं। हारू कहती है कि यह सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से है। जब भी मैं दौड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे वो आदमी आ गया है। इसलिए मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और मैं बहुत तेज भागने लगती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। उसका डैड भी टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि क्या वो चीज है जो तुम्हें इतनी तेज दौड़ा रही है। हारू कहती है हाँ। वो कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी डरपोक हूँ। उसका डैड कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक डरपोक हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हारू सोचती है कि सभी लोग मेरी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते हैं और मुझे कभी कभार ट्रॉमा भी लगता है। हारू सोचती है कि हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। उसका डैड कहता है कि तुम्हें इन चीजों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ये तुम्हें सच में कोई परेशानी ना दे। तभी उसका डैड उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि तुम एक कावर्ड नहीं हो, और अगर तुम खुद को कावर्ड समझती हो तो इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। जब से वो हादसा हुआ है हमने भी ये तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम मेरी बेटी हो जिसे मैंने बहुत प्यार किया है। हारू कहती है क्या सच में। उसका डैड कहता है कि तुम्हें इस स्कार को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो अपने हाथों से उसके बाल को साइड कर देता है और हम देखते हैं कि हारू रो रही है। उसका डैड कहता है यह एक रिमाइंडर है जो तुम्हें बताएगा कि तुम उस सिचुएशन में भी लड़ी थी। तभी वो रोने लगती है। वो कहती है कि लोगों को पसंद नहीं कि मैं डरपोक हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। तभी उसकी माँ उसे गले लगाकर बोलती है जो भी तुम्हारे साथ हुआ लोग उसे समझेंगे, इसलिए रो मत। उसका छोटा भाई भी बोलता है कि तुम एक रोतुड़ी बच्ची हो, इसलिए क्यों रो रही हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तभी वो अपने आंसू पोंछ लेती है और बोलती है मेरे साथ कुछ गलत नहीं है क्योंकि मेरे डैड ने बोला है। उसका छोटा भाई भी जूते पहन रहा होता है। अगर वो डरपोक है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है। उसका डैड उससे एक प्रॉमिस लेता है और कहता है कि तुम कभी नहीं रोओगी, मुझसे वादा करो, और तुम एक कावड़ हो, इस बारे में सोचना भी मत। हारू हंसती है और बोलती है ठीक है। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम और उसका छोटा भाई गेट खोल के बाहर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से आगे का पूरा घर तबाह हो जाता है। एक बड़ा सा पत्थर उसकी माँ के सर में आके लगता है। उसके डैड की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। उसका छोटा भाई और उसकी माँ पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने पूरी शहर को तबाह कर दिया है। हारू के डैड चिल्लाते हुए जाते हैं और पत्थरों के नीचे से उस अपनी बीवी को ढूंढने लगता है। तभी हारू कहती है डैड क्या हुआ, मॉम को क्या हुआ। तभी वो देखती है कि उसके डैड के एक टांग कट चुकी है और वो उसकी तरफ आ रही होती है। तभी उसका डैड चिल्लाता है और बोलता है रुको, मेरे पास मत आना। हम देखते हैं कि हारू की मॉम पत्थरों के नीचे दब चुकी है, उसका भाई भी दब चुका है। वो ये सोचकर रोने लगती है कि ये अचानक क्या हुआ। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हारू का डैड बोलता है कि हारू तुम यहाँ से भाग सकती हो, मैं तुम्हारी मॉम और भाई के साथ यहीं रुकूंगा। हारू कहती है नहीं ऐसा मत कहिए, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी।
सिर्फ आप ही बचे हैं मेरे पास। उसका डैड कहता है तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सामने हम देखते हैं सारे लोग भाग रहे होते हैं, मॉन्स्टर उनका शिकार कर रहे होते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हारू कहती है मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। उसका डैड कहता है यहाँ से भागो, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। और वो उसकी तरफ बहुत दुखी होकर देखते हैं। हारू रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। वो कहती है कि डैड ने मुझसे कहा था अगर कावड़ हूं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर वो गलत थे और हारू वहां से भाग जाती है। वो सोचती है कि यह बार बार होता है, जब भी लोगों को मदद की जरूरत होती है मैं वहां से भाग जाती हूँ। वो तीनों बंकर से बाहर जाने लगते हैं। तभी हारू अपने कपड़े को वहीं फेंककर उनके आगे कूद कर चली जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। हम बाहर देखते हैं सभी मॉन्स्टर बिल्डिंगों के ऊपर और चारों तरफ फैले होते हैं। वो चुपचाप सड़कों के बीच में से वहां से निकल रहे होते हैं। चारों तरफ मॉन्स्टर लोगों को मारकर उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वो अपनी जान बचाकर छोटे छोटे रास्तों से निकल रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए, ये जगह सेफ है। एक लड़की कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, ये मॉन्स्टर से पहले मैं थकान से ही मर जाऊंगी। तभी वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि क्या तुम अपने साथ मैप लेकर आई हो। हारू कहती है मैप। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, हमें एक मैप बनाना पड़ेगा। एक मैप बहुत जरूरी है, इससे हमें यह पता रहेगा कि खाना कहाँ है और हमारे रिसोर्सेज कहाँ हैं। यह बहुत जरूरी है। हारू कहती है कि मैं अपने नेबरहुड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं यहाँ का मैप बना सकती हूँ। सभी चीजें तबाह हो चुकी हैं तो ये थोड़ा बेकार हो सकता है, लेकिन फिर भी ये काफी काम का होगा। हम देखते हैं कि उनके बैग में थोड़ा खाने का सामान होता है। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल यही है। ज्यादातर खाना खराब हो चुका है क्योंकि गर्मियां हैं। खाना ज्यादा समय तक गर्मियों में नहीं चलता। चश्मे वाला लड़का कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, खाना ही हमारी पहली चॉइस है। सभी लोग कहते हैं क्यों। वो कहता है क्योंकि खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और तब हम मॉन्स्टर से पहले भूख से ही मारे जाएंगे। सभी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खाने की चीजें ढूंढेंगे। वो लड़की कहती है कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो हमारे लिए बंकर में वेट कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खाने को खा रहा होता है और वो बोलता है कि यह बहुत टेस्टी है। वो जल्दी से उससे खाना छीन लेते हैं और बोलते हैं ये रुको, ये खाना अभी मत खाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं बेसमेंट में सिर्फ न्यूट्रिशनल पर्पस से ही खाना खाता था, लेकिन ये सरफेस का खाना कुछ अलग ही है। इसे खाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हारू सोचती है कि हाँ, यह सही बोल रहा है। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने इसे ब्रेड का टुकड़ा दिया था, तब ये उसे भी नहीं पहचान पाया था। मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा बेवकूफ है क्योंकि ये ब्रेड भी नहीं पहचान पा रहा। तभी वो उसे अपना खाना देते हुए बोलता है कि ये लो, और अब मैं तुम्हारा कोई एहसानमंद नहीं हूँ। हारू कहती है क्या, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि जब तुमने मुझे खाना दिया था तब तुमने मुझसे कहा था कि यह भूलना मत, तो अब मैं यह तुम्हें वापस दे रहा हूँ। वो कहती है कि मेरा इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें यह सिर्फ ऐसे ही दिया था, तुम बेवकूफ हो। वो सोचता है अच्छा, तो इसका शुरू से ही वापस लेने का कोई इरादा नहीं था। वो लोग अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि जब हम सरफेस पर जाएंगे तो एक चीज याद रखना,
कि ऐसा नहीं है कि मॉन्स्टर हमें नहीं ढूंढेंगे, मॉन्स्टर हमें ढूंढेंगे और हमें उनसे लड़ना भी पड़ेगा। और मुझे पता है कि हम मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम मॉन्स्टरों से लड़ेंगे तो उससे शोर होगा और मॉन्स्टर भी आ सकते हैं सामने। जब भी तुम्हें मॉन्स्टर दिखे तो मेरे इशारे पर तुम्हें वहां से भागना होगा। वो एक पतली गली से जा रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से एक मॉन्स्टर निकलता है। मेन कैरेक्टर उसकी परछाई देख लेता है और हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर सीधा उनकी तरफ ही आसमान से आ रहा होता है और वो कहता है कि हम मॉन्स्टर के द्वारा पकड़े गए क्या। मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वहां से कूद जाता है। वो मॉन्स्टर सीधा जमीन पर गिरता है। वो चारों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्या हम पकड़े गए। तभी हारू डर जाती है और सोचती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है अलग अलग हो जाओ और भागो। तभी हारू वहां से भागने लगती है। मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है और बोलता है रुको। वो मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब चश्मे वाला बच्चा कहता है ये कैसे आ गया। तभी उसके हाथ से कैन गिर जाता है। उस कैन की आवाज से वो मॉन्स्टर उस कैन पर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ये साउंड से रिएक्ट करता है। तभी हारू चिल्लाने वाली होती है। वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है शांत हो जाओ, हमें बिल्कुल शांत रहना है। सभी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वो मॉन्स्टर उस कैन के ऊपर अपने स्पाइक से अटैक कर देता है और उस कैन में छेद कर देता है। मेन कैरेक्टर अपनी पोजीशन लेता है और अपना वेपन निकालता है। वो कहता है मुझे इसे एक स्ट्राइक में ही खत्म करना होगा। हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी जो बेसमेंट में था, उसने उसे जाने से पहले एक वेपन दिया था। वो कहता है कि यह तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल से मैच करेगा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था और मुझे लगता है कि ये वेपन तुम्हें सूट करेगा। उसके हाथ में दो बड़े स्पाइक्स होते हैं। वो कूदकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उन स्पाइक्स से उसके कोर को तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं अंधेरा हो चुका है और वो सब आराम कर रहे हैं। चश्मे वाला बच्चा उस डेड मॉन्स्टर की बॉल से खेल रहा होता है और बोलता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है। अब मेन कैरेक्टर सोचता है कि वेपन्स, उसके डैड ने कहा था कि हमें हम जैसे लोगों को वेपन्स की कोई जरूरत नहीं। हमारा लड़ने का तरीका बिना वेपन्स के है। हमारी बॉडी ही एक वेपन है, समझे। तुम बहुत जल्द यह समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता, जब हम मॉन्स्टर्स से वेपन से अटैक कर सकते हैं तो डैड ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वेपन्स हमें सूट नहीं करेंगे। डैड की कई बातें मेरे समझ से बाहर हैं, और यह भी कि उन्हें कैसे पता था कि एपोकलिप्स आएगा। पर मैं अब समझ चुका हूँ कि मैं इस टफ ट्रेनिंग से निकला हूँ और इन मॉन्स्टर्स के सामने सरवाइव करना है मुझे। पर मुझे यह बात कभी समझ में नहीं आ पर मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही कि डैड ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बेसमेंट से कभी नहीं निकालेंगे, तो उन्होंने मुझे इतनी टफ ट्रेनिंग क्यों दी। इसका क्या मतलब है। क्या ये सब झूठ था। वो मुझे सरफेस पर भेजना चाहते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये सब एक एक्ट था। बहुत मुश्किल ही है जब मुझे डैड झूठ बोलेंगे। ऐसा बहुत कम चांस है कि डैड मुझसे झूठ बोलेंगे। इसके अलावा कि मेरी मॉम मर चुकी है। अगर वो मुझे सरफेस पर नहीं भेजना चाहते तो इतनी टफ ट्रेनिंग क्यों देते। वो यही सोच रहा होता है। वो कहता है कि जब एपोकलिप्स आया और जब मैं बंकर से आजाद हुआ, मैंने देखा कि वो डैड ही थे जिसने सारे गेट खोले। कि ये सब डैड ही चाहते थे। क्या ये उनके ओरिजिनल प्लान का पार्ट था। मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बेसमेंट में कुछ है जिसे मॉन्स्टर टारगेट कर रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो कहता है कि सबसे जरूरी
ये बात है कि डैड को कैसे पता कि एपोकलिप्स आने वाला है। चश्मे वाला बच्चा उस मॉन्स्टर से खेल रहा होता है और कहता है यह तो बहुत मजबूत है और ये टूट भी नहीं रहा। तभी वो उस बॉल को उस लड़की की तरफ उछाल देता है और कहता है क्या तुम इसे छूना चाहोगी। वो लड़की कहती है क्या। उसके हाथ में बॉल आ जाती है। वो डर से उस बॉल को फेंक देती है। वो कहती है ये बहुत गंदा है। वो बॉल सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगती है। वो उस बॉल को जैसे ही छूता है उसे कुछ एनर्जी सेंस होती है और वो बॉल जमीन पर गिर जाती है। वो कहता है क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उस बॉल को वापस उठा लेता है। तभी वो चश्मे वाला लड़का भी सो जाता है और कहता है हमें कल बहुत चलना होगा। मेन कैरेक्टर की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं क्योंकि वो बॉल भी टूट चुकी होती है और वहीं टूटकर बिखर जाती है। हारू भी सोच रही होती है कि मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अब नहीं भागूंगी और जब मैं बेसमेंट में जाऊंगी तो सबसे पहले उस बच्ची से माफी मांगूंगी जिसे मैंने छोड़ दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी सो चुका होता है और वो सपने देखता है कि क्या क्या ये वही याद है। वो कहता है जब चीजें इतनी बुरी नहीं थी तब मेरे डैड मुझे कहानियां सुनाते थे और वो नॉर्मल एक्ट करते थे। इस बात को बहुत समय हो चुका है। हम किताबें पढ़ते थे। मेरे डैड मुझे कहानी सुनाते थे अपने होम टाउन की जिसका एक हीरो था और उस हीरो का नाम। तभी वो मेमोरी भी गायब हो जाती है और वो आंखें खोलता है तो देखता है कि हारू उसके ऊपर बैठी होती है। हारू हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। तभी वो कुछ कहने ही वाला होता है उससे पहले ही वो उसका मुंह बंद कर लेती है और कहती है शांत रहो। मैंने उधर से कुछ आवाज सुनी। वो दूसरी तरफ इशारा करती है। वो दोनों उधर देखते हैं और डरने लगते हैं लेकिन वहां से तो बस एक चूहा ही निकलता है। वो कहती है शुक्र है मुझे तो लगा कि कोई मॉन्स्टर आ गया। तभी वो देखती है कि वो उसके ऊपर बैठी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ऊपर से हट सकती हो। तुम बहुत मोटी हो। तो वो शर्मा जाती है और कहती है नहीं मैं मोटी नहीं हूँ। तभी सुबह के टाइम हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए हैं और टेलीस्कोप से देख रहे हैं। दूर बहुत सारे मॉन्स्टर पूरे शहर में घूम रहे हैं और वो एक पेपर पर पूरे एरिया का मैप बना रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है तुम इंसान यहाँ से कितनी देर में चल रहे हो। तभी वो हारू कहती है कि मैं इंसान नहीं मेरा एक नाम है। तभी वो चश्मे वाला लड़का कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है। जब मैं बच्चा था तो भी मेरा कोई नाम नहीं था। तो वो लड़की कहती है कि तो फिर हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं। हम तुम्हें हमेशा तुम करके तो नहीं बोल सकते इसलिए हमें एक दूसरे को अपना नाम बताना चाहिए। तभी वो कहता है कि मेरा नाम तुम मुझे क्या नाम दोगे। तभी हारू कहती है कि हम तुम्हें स्टूपिड कहेंगे। इससे तुम्हें नाम जल्दी याद रहेगा। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नाम मेरा क्या नाम होना चाहिए। तभी वो अपनी मेमोरीज में देखता है कि उसके डैड उसे किसी नाम का जिक्र कर रहे होते हैं लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। तभी वो कहता है ब्लू। सब हैरान हो जाते हैं कहते हैं कितना अजीब नाम है। क्या तुम्हें इस नाम के पीछे का मतलब भी पता है। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता पर मैंने ये नाम किसी किताब में देखा था। तो सभी कहते हैं कि चलो हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। एक लड़की कहती है कि मेरा नाम यूजिन है। चश्मे वाला लड़का कहता है कि मेरा नाम हायून है। और लड़की और पीले बाल वाली लड़की कहती है कि मेरा नाम हारू है।
और ये इडियट कभी भी मेरा नाम याद नहीं रखता। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है ब्लू, और ये एक अच्छा नाम है, और आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ब्लू वो इस नाम को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, और तभी उसे याद आता है कि वो हमेशा बेसमेंट में एक ही सपना देखता था कि सरफेस पर जाएगा और वहां लोगों से दोस्ती करेगा, उनके और उनके बारे में जानेगा। और अब मैं बाहर हूँ, तो मैं अब इनसे बातें करूंगा और इन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। चश्मे वाला लड़का जिसका नाम हायुन होता है, वो कहता है कि अब से हम दोस्त हैं, और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ब्लू भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और तभी वो देखता है कि चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर, लोगों की डेड बॉडीज, और एक फोटो जिसमें उसके मॉम और डैड होते हैं। तभी वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है नहीं, अभी नहीं, और वो वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि अगर ये एपोकलिप्स नहीं होता तो शायद मैं दोस्त बनाता, लेकिन अभी मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, और यही मेरी पहला मिशन है, मेरा पहला सपना, मेरी माँ को ढूंढना। वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है। तभी यूजिन कहती है कि रुको, हमें उसे बचाना होगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मॉन्स्टर्स से लड़ना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसे इस तरह मरने नहीं दे सकती, और मैं इसे बचाऊंगी। वो उसे बचाने के लिए वहां से कूद जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ब्लू उससे कहता है ये लड़की पागल हो चुकी है। वो लड़की एक डंडा लेके उसकी तरफ भागती है और उस मॉन्स्टर की पीठ में भोंक देती है। वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं। वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाएंगे, एक सुरक्षित जगह जहां पर तुम बच सकती हो। वो कहता है देखो पीछे तुम्हारे मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर उस लड़की यूजिन को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से ब्लू आकर वो स्टिक उसके कोर पे मारकर उसे तबाह कर देता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। वो कहता है ये तुमने कैसे किया? ब्लू कहता है कि तुम्हें पता है तुमने जस्ट अभी क्या किया है? तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया है। वो आदमी कहता है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरा पैर टूट चुका है। तभी ब्लू सोचता है कि मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, हम में से कोई इसकी मदद करेगा और हम इस सिचुएशन में फंस जाएंगे। तभी वो सुनता है कि मॉन्स्टर चारों तरफ से आ रहे हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, अब हम इसकी मदद नहीं कर सकते, हम पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं। तभी वो कहते हैं यूजिन, अगर तुम इस इंसान की मदद करना चाहते हो तो हमें कोई परवाह नहीं, हमारे साथ मत आओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे वादा करो, जब हम सरफेस पर जाएंगे तो तुम मेरी सारी बातें मानोगी। तभी हायुन कहता है कि ब्लू सही कह रहा है, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारा अभी इंतजार कर रहे हैं बेस पर। तभी यूजिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तभी ब्लू सोचता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। तभी वो आदमी कहता है तुमने किससे परमिशन ली और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ छोड़ने की? तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते, ऐसा मजाक मत करो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं मारा जाऊंगा। तभी वो कहता है कि यह एक मर्डर है, तुम मुझे मार रहे हो, तुम सभी लोग। तभी ब्लू कहता है
कि इंसान चुप हो जाओ, यह खतरनाक होगा क्योंकि शोर से मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आएंगे। तभी वो देखते हैं कि चारों तरफ से मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो सभी डर जाते हैं। हारू कहती है कि ब्लू अब हमें क्या करना चाहिए, वो चारों तरफ से आ रहे हैं। ब्लू कहता है कि अभी तक हमारी सिचुएशन खराब नहीं हुई है, हम जिस रास्ते से आए हैं हमें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए क्योंकि उधर कोई मॉन्स्टर नहीं था। तभी वो आदमी अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल लेता है और उसे जलाने लगता है। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो इशारा करता है, वहां पर लिखा होता है स्मोकिंग एरिया। आयुन कहता है रुको, ये तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। वो आदमी कहता है हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैंने अपना बेस खो दिया, मैंने गलती से उन्हें अट्रैक्ट कर लिया और वो पूरा हाइड आउट मेरा तबाह हो गया। हायुन कहता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लाइटर जला लेता है। तभी सारे मॉन्स्टर बहुत तेजी से उसी की ओर आने लगते हैं। वो सिगरेट पीने लगता है और सोचता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मरने से पहले मैं एक सिगरेट पीना चाहूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। तभी ब्लू कहता है भागो, मॉन्स्टर आ गए हैं। तभी एक मॉन्स्टर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। बाकी के मॉन्स्टर ब्लू पर अटैक करने लगते हैं। तभी बाकी सब लोग भागने लगते हैं और वो दोनों, हायुन एंड यूजिन, दोनों हारू के पास पहुंच जाते हैं। ब्लू अकेला ही मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उनके कोर तबाह करके उन्हें मार रहा होता है। वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाता है। तभी हारू कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम भाग क्यों नहीं रहे। तभी ब्लू उन मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है। वो उनके अटैक से बचता हुआ उनके कोर को तबाह कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिस पर वो अटैक करता है अपने वेपन से, लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो वेपन भी उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। वो हैरान हो जाता है ऐसा क्या हुआ। तभी वो सब डरने लगते हैं और वो कहते हैं अब हम क्या करें। ब्लू कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि भागो, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे। तभी हायुन कहता है नहीं हम नहीं भागेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम भी नहीं भाग रहे। ब्लू सोचता है कि मैं भाग क्यों नहीं रहा, क्या हुआ, ऐसी क्या चीज है जो मुझे रोक रही है। वो कहता है कि शायद अगर मैं भागा तो तुम भी मारे जाओगे। तभी हायुन आगे आता है और अपने बैट से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। तभी यूजिन भी आगे आती है और वो भी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। हारू ये देखकर डर जाती है और वहीं खड़ी कांपने लगती है। ब्लू कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है और उनसे कहता है कि भागो, मैंने तुमसे कहा है कि भागो। हायुन कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इन मॉन्स्टर को हरा देंगे क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, अगर हम चाहें तो साथ में बेस लौट सकते हैं। तभी उनके सामने एक अलग तरीके का मॉन्स्टर आने लगता है। एक मॉन्स्टर जिसके ऊपर बहुत सारे हाथ होते हैं और उसकी प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक होती है कि उसे देखकर ब्लू की भी आंखें खुली रह जाती हैं। सभी मॉन्स्टर उस खतरनाक मॉन्स्टर के चारों तरफ झुक जाते हैं और उसे रास्ता देते हैं जाने के लिए। सभी लोग देखकर डर जाते हैं। हायुन भी कहता है ये क्या है। ब्लू कहता है भागो, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर ब्लू के सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक दिल होता है, एक असली दिल इंसान का। हायुन देखता है कि उसके हाथ से बैट छूट गया है। वो नीचे देखता है तो उसके सीने में से दिल गायब होता है। उस मॉन्स्टर ने उसके शरीर के अंदर छेद कर दिया होता है। हम देखते हैं कि हायुन जमीन पर पड़ा हुआ है और वो मर चुका है। उसकी बॉडी में बहुत बड़ा छेद हो चुका है और उसका दिल बाहर निकल चुका है। तभी हारू भी रोने लगती है, कहती है नहीं ये क्या हुआ। यूजिन भी चिल्लाती है। तभी ब्लू सोचता है ये क्या हुआ, ये अचानक से क्या हुआ।
वो अपने वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर सिर्फ अपनी एक उंगली से उस वेपन को तबाह कर देता है और एक अटैक से ब्लू को दूर फेंक देता है। ब्लू बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, लगता है मेरी हड्डियां टूट गई हैं। तभी वो मॉन्स्टर उस दिल को कुचल देता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर इशारा करके सभी मॉन्स्टरों को आगे की ओर भेजता है उन्हें खत्म करने के लिए। सारे मॉन्स्टर उसी तरफ जा रहे होते हैं। तभी ब्लू चिल्लाता है, भागो भागो यहाँ से। तभी वो उनसे लड़ने के लिए जाता है। हारू कहती है कि मेरा दिल लगता है फटने वाला है, मैं इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकती, और अगर मैं अभी भागी तो मैं दोबारा किसी ऐसे को खो दूंगी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं भागूंगी। वो अपना बैग वहीं पर फेंक देती है और नीचे से एक डंडा उठा लेती है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ब्लू की आंखों के सामने भी अंधेरा होने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर ब्लू पर अटैक करने वाला होता है, तो यूजिन ब्लू को वहां से धक्का दे देती है और वो सीधा अटैक उसके ऊपर हो जाता है। उस मॉन्स्टर का हाथ सीधे यूजिन के पेट में घुस जाता है और यूजिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने तुम सबको खतरे में डाला। तो अब मुझे एक आखिरी काम करने दो जिससे मैं शांति से मर सकूं। तभी वो बाकी मॉन्स्टर्स को अपने पीछे दौड़ाने लगती है। सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे वहीं खत्म कर देते हैं। वो पावरफुल मॉन्स्टर सीधा उस एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने लगता है। सारे मॉन्स्टर्स अपनी एनर्जी उस पावरफुल मॉन्स्टर को देने लगते हैं। ब्लू देखता है ये क्या हो रहा है। तभी हारू के हाथ भी कांपने लगते हैं। ब्लू उससे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मैं इन मॉन्स्टर्स को रोकूंगा। हम देखते हैं कि वो पावरफुल मॉन्स्टर्स बाकी मॉन्स्टर्स की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी हारू कहती है कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। ब्लू कहता है कि मुझे पता है तुमने ये पहले ही प्लान कर लिया था यहाँ से भागने का, ये तुम्हारा मौका है, भागो। हारू कहती है, पर क्यों, ऐसा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ब्लू कहता है, यह बहुत अच्छा था तुम्हारे साथ खाना और अपना इंट्रोडक्शन करना। ये सब वो चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं समझी। ये सब वो चीजें हैं जो मैं बेसमेंट में रहकर इमेजिन करता था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो लोगों से मिलूंगा, उन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। पर अगर हम यहाँ मर गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे को उनके नामों से भी नहीं बुला पाएंगे, और और हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। एक बार एक इंसान ने मुझसे कहा था कि क्या तुमने किसी प्रीशियस को खोया है, पर अब मुझे लगता है कि मैं जानता हूं, तो तुम यहां से भाग जाओ। हारू कहती है कि मैं नहीं भागना चाहती। वो रोते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता तुम लोगों को मरते हुए देखना। और वो रोने लगता है।